Hello, guys. This is Ali Naki Khan, and you're watching The Literature Man. Today, we are gonna discuss the summary of the novel The Flea Palace by Alif Shafak. Because previous video part वन द फ्ली पैलेस में हम कवर कर चुके हैं इस नॉवल और इसकी ऑथर का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, थीम्स, एंड इस वीडियो में पार्ट टू में we are gonna talk about the summary of the novel The Flea Palace. Although, as compared to my other videos, this is gonna be a little bit lengthy. बट एक चीज दैट आई टेल यू कि अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ लेंगे, इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी और लेक्चर, किसी बुक या किसी समरी को रीड आउट करने की जरूरत पड़ेगी. सो विदाउट वेस्टेड ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द नॉवल द फ्ली पैलेस. इसका ना तो कोई आगाज है ना इख्तिताम. एक दायरा अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को नहीं पहचानता. आप जहां से चाहें इसमें दाखिल हो सकते हैं. इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट, कोई नुक्ता आगाज नहीं, कोई हद नहीं, कोई इख्तिताम नहीं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पहला कदम कहां से उठाता हूं. हमेशा मेरे इस आगाज से पहले एक वक्त होगा और हर माजी से आगे एक और माजी. खैर, मैंने तो खुद कभी नहीं देखा, मगर एक अक्लमंद इंसान से सुना था कि पुराने वक्तों में जब इस्तांबुल में कचरे के डब्बों के ढक्कन ग्रेइश एल्यूमिनियम के हुआ करते थे, तब मकामी लड़कों और लड़कियों के ग्रुप्स मिलकर इन कूड़ेदानों के लीड्स से, ढक्कनों से एक खेल खेला करते थे जिसे गार्बेज गेम कहा जाता था. खेल एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता था और वो क्वेश्चन होता था व्हेन, कब, राइट नाउ, टुमारो, सून, नेवर. ढक्कन पर ये चार ऑप्शंस लिखने के बाद उसे स्पिन किया जाता यानी घुमाया जाता था और खेलने वालों में से एक उसे अपनी उंगली से रोकता था. इस तरह किए गए सवाल व्हेन का जवाब मिल जाता. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन किए जाते व्हेन, वेयर, हु, व्हाट. सो एट द एंड सबके पास एक खूबसूरत जवाब होता था. इन द स्प्रिंग ऑफ 2002 इस्तांबुल, वन ऑफ अस डाइड बिफोर द टाइम. 2002 की बहार में इस्तांबुल में हम में से एक वक्त से पहले मर गया. ऑन वेंसडे 1st of May 2002 12:20 दोपहर एक सफेद रंग की वैन लोगों के एक हजूम में फंस गई जिनमें 500 लोग लेबर डे मना रहे थे. 1000 से जायद पुलिसमैन जबकि बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट थे जो स्प्रिंग हॉलीडे मनाने और अतातुर्क के स्टैचू पर फूल चढ़ाने के लिए जमा हुए थे, और कुछ एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे जो हाथों में तुर्क परचम लिए हुए थे. वैन का ड्राइवर एक रफ और बेढंगा सा इंसान लग रहा था. हिज नेम वाज इनजस्टिस प्योर तुर्क. वो 37 साल से पेस्ट रिमूवल बिजनेस में था और ये पहली बार थी कि उसे अपने काम से नफरत हो रही थी. वो अपने सेक्रेटरी की तरफ से दिए गए एक एड्रेस पर यहाँ कीड़े मार स्प्रे करने आया था और हजूम में फंस चुका था. जब बच्चों ने उसे वैन से निकलते देखा तो चिल्लाने लगे, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, लुक, द जिनी इज हियर, द जिनी इज हियर. वो कोई जिन नहीं था बल्कि एक आम इंसान था, मगर पहली बार उस पर एक जिन होने का इल्जाम लगा था. इनजस्टिस वाज डन टू इनजस्टिस प्योर तुर्क. वो बामुश्किल अपने स्प्रे उठाकर दिए गए एड्रेस केबल स्ट्रीट नंबर 88 बॉन पैलेस पर पहुंचा तो एक ब्लॉन्ड वुमन ने उसे कूड़ा चुनने वाला समझा. ये दूसरा इंजस्टिस यानी दूसरी नाइंसाफी थी जो उसके साथ की गई. उसने बॉन पैलेस के फ्लैट्स में से एक फ्लैट में पेस्टिसाइड स्प्रे किया और 15 दिन बाद जब वो दोबारा आया दूसरी बार स्प्रे करने के लिए तो फ्लैट लॉक्ड था, मतलब बंद था. यहां रुककर ये मेंशन करता चलूं कि बॉन पैलेस के सामने वाले गार्डन की एक दीवार अब गंदगी का ढेर बन चुकी है. ऑल्दो हर सुबह गार्बेज कलेक्ट करने वाली कंपनी वहां से कूड़ा उठा लेती है, फिर भी इस दीवार के साथ गंदगी का ये पहाड़ कभी खत्म नहीं हुआ. बहुत पहले यहां दो कब्रिस्तान हुआ करते थे. एक छोटा कब्रिस्तान आर्मीनियंस का जबकि दूसरा बड़ा कब्रिस्तान मुसलमानों का. दोनों कब्रिस्तानों को अलग करने वाली दीवार जंग आलूद कीलों और शीशे के टुकड़ों से ढकी थी. इस्तांबुल की बढ़ती हुई आबादी के साथ इस बात की जरूरत महसूस की गई कि शहर में नई सड़क तामीर की जाए जो शहर के मुख्तलिफ एरियाज को आपस में मिलाए.
मगर इंतजामिया ने जब भी सड़क बनाना चाही तो रास्ते में या तो कोई सरकारी बिल्डिंग होती थी या मकामी लोगों की जमीनें। और फिर बिलाखिर यह फैसला किया गया कि इन दो कब्रिस्तानों को खत्म करके जमीन हमवार की जाएगी और यहां से रास्ता गुजारा जाएगा। मुसलमानों के मकबरों यानी कब्रों को गोल्डन हॉर्न की तरफ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि गैर मुस्लिमों की कब्रें उनके दीगर कब्रिस्तानों में ट्रांसपोर्ट या मुंतकिल कर दी जाएंगी। अलॉट की गई नई जगहों, नए कब्रिस्तानों में दफनाते वक्त बहुत सी डेड बॉडीज मिक्स हो गईं और उनकी शनाख्त न की जा सकी, जिन्हें महज अंदाजों पर दफनाया गया। और कुछ के तो लवाहिकीन ही मौजूद न थे, इसलिए वो कब्रें वैसी की वैसी रह गईं। अब हुआ कुछ यूं कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में बच जाने वाली कब्रों में दो कब्रें एक ही तर्ज की थीं, एक कब्रिस्तान के एक कोने में जबकि दूसरी दूसरे कोने में। दोनों पर एक जैसे अल्फाज लिखे थे और कतबे पर लिखी गई तहरीर बताती थी कि ये कब्रें एक ही शख्स की हैं। Here lies Saint, he who packed Ajupa and left, who performed countless heroic deeds for the conquest of Islam while serving in the army of Hafs one Haddad, and who reached God's mercy before witnessing the fall of the infidel city, a prayer to his soul. अब इन दोनों कब्रों को मस्मार करने यानी गिराने की हिम्मत किसी वर्कर में ना थी। सबको डर था कि ओपोजिशन इस बात का फायदा उठाएगी और लोगों को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भड़काएगी। फिर एक शख्स ने मशवरा दिया कि क्यों ना पहले ये जाना जाए कि ये सेंट असल में था कौन, और फिर दोनों कब्रें खोद कर देखा जाए कि उसकी असल कब्र है कौन सी, वो कहाँ मदफन है। इसके बाद उसकी लाश को नए कब्रिस्तान मुंतकिल करके एक मकबरा बना दिया जाएगा, एक टॉम बना दिया जाएगा। सब इस फैसले पर रजामंद हो गए, मगर कब्रिस्तान का एक यंग गार्ड इसके खिलाफ था कि सेंट की कब्र को हाथ नहीं लगाना चाहिए। खैर, दोनों टॉम्स को खोदा गया और मालूम हुआ कि पहली कब्र में ना तो कफन मिला, ना हड्डियां, ना कोई और सामान, महज चंद दरख्तों की जड़ें और कीड़े निकले, जबकि दूसरी कब्र में से ये भी नहीं निकले। और यूं सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया। हाँ, मगर वो यंग गार्ड इस हरकत पर नाराज रहा और हुकूमत तक रसाई हासिल करके कंप्लेन करता रहा कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। उस शख्स ने अपनी वाइफ को 50 साल की उम्र में प्रेग्नेंट कर दिया। वो चाहता था कि उसके साथ किए गए इनजस्टिस को कभी पुराना ना होने दे और लोगों तक पहुंचाए कि उसके साथ कैसे ना इंसाफी की गई, उसकी बात ना सुनी गई। इसलिए अपना बेटा पैदा होते ही वो रजिस्ट्रार के दफ्तर गया और अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ अपने बेटे का नाम इनजस्टिस रख दिया। शायद नॉवल के स्टार्ट में आने वाला इनजस्टिस प्योर तुर्क वही इनजस्टिस है जो इसका बेटा था। दूसरी तरफ मुसलमानों के कब्रिस्तान में एक सेरेमनी रखी गई जिसमें एक छोटा मकबरा बनाकर वहां एक खाली कफन गारे और मट्टी से लथड़ा हुआ रख दिया गया, ये कहकर कि यह उस सेंट की लाश है और आज से ये उनका टॉम होगा। वो गार्ड वहां पहुंचकर तकरीर करना चाहता था और लोगों को हकीकत बताना चाहता था, मगर उसके पहुंचने से पहले ही सब जा चुके थे और वहां महज बुझे हुए सिगरेट और कदमों के निशान रह गए थे। चंद ही रोज में लोग वहां आने लगे और दुआएं मांगने लगे। कब्रिस्तानों की जगह पर सड़क बन गई और करीब में बड़ी बड़ी इमारतें और फ्लैट्स बना दिए गए। ऑलमोस्ट 15 साल के अरसे में लोग ये भूल ही चुके थे कि यहाँ कभी दो बड़े कब्रिस्तान हुआ करते थे। मोहनबोन पैलेस के जिस अपार्टमेंट पर इनजस्टिस प्योर तुर्क ने आज दस्तक दी है, वो उन दिनों 1966 में तामीर किया गया, जिसे दो फॉरनर हस्बैंड एंड वाइफ ने तामीर किया था। 1920 में खजां के मौसम में एग्रिपीना फ्योदोरोवना एंटिपोवा ने पहली बार इस्तांबुल शहर को देखा। इस्तांबुल में आज की सुबह बहुत धुंधली यानी फोगी थी, जबकि वो एक कलरफुल इस्तांबुल एक्सपेक्ट कर रही थी। इस्तांबुल इन दिनों शदीद मुश्किलात का शिकार था और कब्जे में था। 2 महीने गुजरने के बाद तब भी यह शहर एग्रिपीना के लिए बेरंग और अननोन ही रहा। हाँ, अलबत्ता उसके हस्बैंड जनरल पावेल पाव्लोविच एंटिपोव ने कभी शहर की तरफ खासी तवज्जो नहीं दी, बल्कि उसकी तवज्जो अपनी वाइफ, अपने जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे और उस रकम पर थी
जो वो लोग रशिया से स्मगल करके साथ लाए थे। अनफॉर्चुनेटली 2 मंथ्स बाद उस दौलत में से कुछ भी उनके पास न बचा जिसके बारे में उन्होंने उम्मीद की थी कि कम अज कम 2 साल तक इससे जिंदगी गुजारेंगे। जनरल पैवल एक फौजी रह चुका था और इसके पास किसी और तरीके से पैसा कमाने का इल्म नहीं था। बहुत दिनों बाद उसे एक कैफे में चेक रूम अटेंडेंट का काम मिला। एग्रिपीना ने अपने हस्बैंड को देखा और उसके खोए हुए रंग तलाश करने लगी, यहाँ तक कि उसने खुद कोई जॉब ढूंढने और करने का फैसला किया। उसे एक पेस्ट्री शॉप में वेट्रेस की जॉब मिल गई और फिर 7 माह बाद उनका बच्चा पैदा हुआ, मगर वो अपनी बेटी का सही से वेलकम न कर सकी। वो खुद को अब एक ट्रेजिक हीरोइन मान चुकी थी जिसे खुदा ने मुख्तलिफ इम्तहानों के लिए चुना था। वो मुरझा गई थी और सुकड़ चुकी थी। महज उसके ब्रेस्ट्स थे जो मुरझाए नहीं थे और उनसे दूध ऐसे टपक रहा था जैसे खून ज़दा होठों से खून बहता है। हर बार उदासी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया, जैसे उसने ये तस्वुर किया कि वो कैसी हुआ करती थी और क्या हो गई है। उसे ऐसे लगने लगा था कि वो महज अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए जिंदा है। यहाँ तक कि उसे अपनी बच्ची से भी नफरत होने लगी थी और वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था ये बच्ची उसे कमजोर बना रही है। दैट आफ्टरनून एग्रिपीना घर आई, बच्ची को अपने हस्बैंड के करीब लेटा हुआ पाया। जनरल पैवल के उठने के बाद बच्ची को गौर से देखने लगी। क्या एक छोटी सी बच्ची के चेहरे का रंग मरने के बाद कैसा होगा? शायद पर्पल। बस इतना कि जब जनरल पैवल पलट कर आया तो उसने बच्ची को खुली आंखों और खुले होठों देखा। नासमझी में उसने बस यही फैसला किया कि उन्हें ये मनहूस शहर ही छोड़ देना चाहिए। वो नहीं जानता था कि बच्ची को किसने मारा। उसने यूरोप में रहने वाले अपने छोटे भाई को खत लिखा और वो लोग फ्रांस चले गए। वहां मौजूद बहुत से सालों में उन्होंने कभी इस्तांबुल में गुजारे उन दिनों का जिक्र तक नहीं किया और एग्रिपीना की आंखों के रंग खत्म होते गए, यहाँ तक कि वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखने लगी। जनरल ने नई शादी कर ली और नया बच्चा भी। उसकी एक बेटी हुई और उसने सालों तक एग्रिपीना से छुपाए रखा। एग्रिपीना को एक फिजिशियन के पास इलाज के लिए भेज दिया गया, यहाँ तक कि एक रोज जनरल पैवल को वहां से कॉल आई और वो उससे मिलने पहुंचा। एग्रिपीना उसे देखकर बेहद खुश हुई। जनरल पैवल ने उसके लिए मुख्तलिफ रंगों की बॉन कैंडीज ली और एग्रिपीना हर कैंडी के कलर को पहचानने की कोशिश करने लगी और उसे माजी की यादों से रिलेट करने लगी। वो बात बात में इस्तांबुल का जिक्र करती रही और फिर पैवल ने उसे डॉक्टर से मशवरा करने के बाद इस्तांबुल ले जाने का फैसला किया। इस्तांबुल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उन्होंने एक होटल में रूम लिया और पैवल रहने के लिए कोई घर तलाश करने लगा, जबकि एग्रिपीना ज्यादातर वक्त विंडो से सी व्यू देखकर गुजारने लगी। पैवल ने अपने और अपनी वाइफ के लिए बोन पैलेस नाम की एक बिल्डिंग तैयार करवाई एंड देन फाइनली दे मूव्ड इनटू फ्लैट नंबर 10 ऑफ बोन पैलेस ऑन 1st of September 1966। एग्रिपीना वहां आकर खुश थी और पैवल अपनी बीवी को देखकर खुश था, मगर जल्द ही एग्रिपीना की डेथ हो गई और मजीद 2 साल बाद 100 साल की उम्र में जनरल पैवल भी चल बसा। इन 1972 वैलेरी जर्मेन ने यह फ्लैट इनहेरिट कर लिया, जो अपने हस्बैंड और 4 बच्चों के साथ पेरिस में रहती थी। यहाँ तक कि बाप के फ्यूनरल पर भी ना आई। 3 वीक्स बाद उसने ये फ्लैट रेंट पर यानी किराए पर दे दिया। किराएदार ने उसे खत लिखा कि घर में आपके पेरेंट्स की तमाम अशिया मौजूद हैं, अगर आप कहें तो इन्हें आप तक पहुंचा दिया जाए। मगर वैलेरी ने जवाब में लिखा कि उसे उनकी जरूरत नहीं। अगर ये अशिया किराएदार के काम आती है तो काम में ले आए, वरना किसी को दे दे या फेंक दे। अलबत्ता किराएदार ने इन्हें गार्बेज में फेंकना मुनासिब नहीं समझा और वैलेरी को इनकी एक लिस्ट बनाकर खत में भेजा और साथ में बोन पैलेस की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी, जो शायद पैवल ने तब बनाई थी जब ये फ्लैट खरीदा गया था और खाली था। वैलेरी ने काफी अरसे तक यह तस्वीर अपने घर में फ्रिज पर लगाए रखी और फिर बाद में इसे भी कहीं खो दिया।
Now, the story opens in flat number 3 of Bonbon Palace, जहां दो भाई सिमाल एंड सिलाल रहते हैं. Oh God, what wrong we have done to deserve this smell? हम तो समझो कूड़े के ढेर में रह रहे हैं. ये सिमाल की आवाज थी. सिमाल ने लाइफ का एक हिस्सा अपने बाप के साथ ऑस्ट्रेलिया में गुजारा था, जबकि सिलाल अपनी मां के साथ गांव में रहा. और जब सिमाल टर्की वापस आया तो सिलाल उसे एयरपोर्ट पर देखकर एम्बैरेस्ड फील करने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल एंड ड्रेस. खैर, आगे चलकर दोनों भाइयों ने यह डिसीजन लिया कि मिलकर कोई बिजनेस करें, और फिर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वो एक सलून यानी ब्यूटी पार्लर बनाएंगे, क्योंकि दोनों इस फील्ड में कुछ अरसा काम कर चुके थे. सिमाल ने एक्साइटमेंट से कहा, हेयर ड्रेसर ट्विंस. इन्होंने पहले दरिया के करीब एक इलीगल बिल्डिंग में अपार्टमेंट रेंट आउट किया, मगर कुछ मंथ्स वहां गुजारने के बाद इन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ कस्टमर्स नहीं आ रहे, एंड देन दे फाइनली मूव टू फ्लैट 3 ऑफ बॉनबॉन पैलेस. फ्लैट नंबर 10 में रहने वाली एल्डरली वुमन के साथ साथ आसपास की बहुत सी खवातीन इनके पास आने लगी. ये ज्यादा उम्र की औरत और कोई नहीं बल्कि मैडम आंटी थी, जो 78 ईयर्स ओल्ड थी. खैर, बात करते हैं आज की, जब ये दोनों भाई अपने पार्लर में कस्टमर्स के साथ मौजूद हैं और विंडो से कूड़े की स्मेल अंदर आ रही है, और इसके साथ ट्रैफिक और लोगों का शोर भी. खैर, शोर तो पार्लर के अंदर भी काफी है, जैसे कि टेलीविजन पर चलने वाले म्यूजिक का शोर, और सबसे बढ़कर सिमाल का खुद का शोर. मैडम आंटी भी यहाँ मौजूद है, जिसे देखकर बाकी खवातीन हैरान है कि इस एज में इसे अपने बाल कटवाने और प्लैटिनम येलो करवाने की क्या जरूरत है. इन कस्टमर में इजाफा होता है और एक यंग गर्ल एंटर होती है. इसका नाम ब्लू मिस्ट्रेस है. सिलार इसके बारे में कुछ नहीं जानता. हाँ, मगर सिलार मालूम कर चुका है कि वो सिर्फ 22 साल की है, फ्लैट नंबर 8 में रहती है, और हाल ही में जब किसी ने उसे हरास करने की कोशिश की तो उसने कूड़े भरी एक डस्टबिन उस शख्स को दे मारी और उस पर सारा कूड़ा फेंक दिया. उसने यहाँ सबसे कह रखा है कि वो अकेली रहती है, मगर वीक के 7 में से 4 दिनों में अक्सर एक ज्यादा उम्र का शख्स इसके अपार्टमेंट में देखा जाता है, जो बजाय इसका बाप तो नहीं लगता. वो एक ऑलिव ऑयल मर्चेंट है. यहाँ पार्लर में कुछ अदर टॉपिक्स पर डिस्कशंस होती है. जाते वक्त ब्लू मिस्ट्रेस सिमाल से हाथ मिलाती है, और ठीक उसी वक्त फ्लैट नंबर 9 में रहने वाली हाइजीन टाइजन पार्लर में दाखिल होती है. नाउ द स्टोरी शिफ्ट्स टुवर्ड्स फ्लैट नंबर 1, जहां मोहम्मद चिल्ला रहा है, नो वे, आई वोंट गो टू स्कूल. इस अपार्टमेंट में मूसा, उसकी वाइफ मरियम और इनका बेटा मोहम्मद रहते हैं. जब मरियम प्रेग्नेंट थी तब वो यहाँ आए थे, और फिर मोहम्मद पैदा हो गया, और उसकी माँ उसे ब्रेड खिलाने के लिए इससे झूठ बोलकर बहलाने लगी कि ब्रेड के साथ जो बेकरी लेबल्स लगे होते हैं, दरअसल वो बेकरी शॉप के ओनर की बेटी, जो कि ब्लॉन्ड है, मोहम्मद के लिए लेटर्स लिखकर भेजती है. वो चाहती है कि मोहम्मद सारी ब्रेड खत्म करे, तभी वो उससे मिलने आएगी. और फिर वो दिन आया जब आज से 5 मंथ्स पहले मोहम्मद को स्कूल भेजा गया, और सबसे पहले उसके बड़े बाल कटवा दिए गए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, और वो समझ गया कि वो लेटर्स नहीं बल्कि बेकरी लेबल्स थे, और ऐसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं जो उसके नाम खत लिखती है. खैर, आज सुबह मोहम्मद सोफा के पीछे फंस चुका है और चिल्ला रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा, जबकि उसकी माँ सोफा को दूसरी तरफ से टांगों से दबाए हुए है ताकि मोहम्मद भागने ना पाए. वो ये बात जान चुका है कि वो जितना भी बड़ा हो जाए अपनी माँ से छोटा ही रहेगा, इसलिए उसने सडनली माँ का मुकाबला करना बंद कर दिया और अपना लंच बैग में डालकर स्कूल की तरफ चल दिया. And the story moves toward flat number 4, the fire natured sons. बोनबोन पैलेस में रहने वाली फैमिलीज में से किसी ने भी इस फ्लैट में से कभी किसी को बाहर आते जाते नहीं देखा, यहां तक कि इनके अपार्टमेंट के विंडो कर्टन्स यानी पर्दे भी ढके रहते हैं. एलिफ शफक का कहना है कि इनकी डोरबेल के साथ लगी तख्ती पर फायर नेचर्ड सन्स की बजाय एवरलास्टिंग ट्रेपिडेशन सन्स लिखा होना चाहिए था.
यानी कभी ना खत्म होने वाली घबराहट। खैर, जब कभी इस फ्लैट के कर्टन्स हटे तो विंडो में से दिखाई दिया कि एक ओल्ड मैन जो 56 इयर्स ओल्ड होगा, जिया फायर नेचर्ड सन, जो कि कुर्सी पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और अगर वो कुर्सी पर से उठ गया तो दिखाई दिया कि यहाँ 55 इयर्स ओल्ड वुमन ज़रीन फायर नेचर्ड सन्स बैठी है। या फिर पिंजरे में कैद कैनरी यानी ब्राइट येलो कलर की छोटी चिड़िया, जिन्हें हम अमूमन ऑस्ट्रेलियन पैरट्स कहते हैं, वो पड़ी हैं। बहुत साल पहले जब इन दो हस्बैंड वाइफ का बेटा जैकरिया छोटा बच्चा था, तब वो गिरा और उसकी नोज टूट गई, जो फिर सर्जरी से जोड़ी गई, मगर पहले जैसी न बन सकी। इसकी मां को वहम हो गया था कि ये जरूर कोई मिस फॉर्चून की वजह से टूटी है। खैर, 14 साल की उम्र में वो बाईसाइकिल से गिरा और फिर उसकी नोज टूट गई। 15 साल की उम्र में वो मास्टरबेशन करने लगा। 16 साल की उम्र में स्कूल को लड़ाई का मैदान समझने लगा, तो 17 साल की उम्र में सिगरेट्स पीने लगा, और मजीद बड़ा हुआ तो रकम चुराने लगा अपने ही घर से। 22 साल की उम्र में पार्किंग में खड़े आवारा लड़कों के साथ मिल गया, और 23 साल की उम्र में एक डाइवोर्स्ड बैंक क्लर्क जो 2 बच्चों की मां थी, उसके प्यार में पड़ गया। 24 साल की उम्र में बैंक के एक गार्ड को चाकू मार दिया, जिस पर उसे अरेस्ट कर लिया गया। और 26 साल की उम्र में अपना बदला लेने के लिए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट का नाक तोड़ दिया। ये सब देखते हुए पेरेंट्स ने उसकी शादी कर दी, मगर इसने अब भी वही रूटीन रखी और अक्सर रातों को घर से गायब रहा। समटाइम्स इसकी वाइफ रोती हुई मिस्टर जिया और जरीन के पास आ जाया करती। फिर इसका अपना बेटा हुआ। ठीक 1 साल और 5 माह बाद जिक्रिया अपने बेटे को लिए सीढ़ियों से गिरा, और हमेशा की तरह अब फोर्थ टाइम भी इसकी नाक टूट गई। हाँ, मगर इस बार उसके बेटे की भी। जरीन ये देखकर अफसुर्दा हो गई और उसने घर आकर अपने बेटे के बचपन की सारी चीजें उठाकर गार्बेज में फेंक दी, यहां तक कि एक तस्वीर और लेटर भी। ऑल्दो वो बाद में इसे ढूंढती रही, मगर वो गार्बेज बैग, वो येलो गार्बेज बैग, इसको कहीं ना मिला। खैर, जरीन अब अपनी छोटी बेटी की बजाय बड़ी बेटी से ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी और बेटे की तरफ भी कम ध्यान दे रही थी। और यही वो वक्त था जब उसने घर में छोटी मछलियां और परिंदे रखने शुरू कर दिए। यहाँ फ्लैट नंबर 4 के पर्दे बंद हुए और वहां किसी बिल्ली ने इन परिंदों को दबोच लिया। अलबत्ता जरीन ने नए परिंदे लाकर रखे, मगर न जाने क्यों वो कभी चहचहाते ही नहीं है। कहानी एक बार फिर फ्लैट नंबर 3 की तरफ जाती है, जहां मिस हाइजीन टाइजन और दीगर खवातीन के गॉसिप्स चल रहे हैं। इतने में सू, जो कि हाइजीन की बेटी है, वो भी वहां आ जाती है। वो बताती है कि स्कूल में कुछ क्लास फेलोज मेरा निकनेम रखती हैं और मेरा मजाक बनाते हुए मुझे लाइस सू बुलाती हैं, जबकि मेरा फुल नाम बैंगी सू है। लाइस इस वजह से क्योंकि उसके बालों में लाइस है, उसके बालों में जुए हैं, इसलिए उसको लाइस सू बुलाती हैं। इसके बाद फ्लैट नंबर 9 के डोर्स तक मैडम आंटी और मिस हाइजीन की बातें चलती रहती हैं, यहां तक कि कहानी फ्लैट नंबर 5 की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां हाजी हाजी, उसका बेटा, बहू और उनके बच्चे रहते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेम रूटीन में होती हैं, जैसा कि हाजी हाजी का बेटा रोजाना जॉब की तलाश में जाता है, उसकी बहू रोजाना अपनी जॉब पर जाती है, और इनके 3 बच्चे वो हाजी यानी बच्चों के ग्रैंडफादर के पास छोड़ कर जाते हैं। हाजी रोजाना इन्हें डिफरेंट कहानियां सुनाता है, कभी वहां रहने वाले एक सेंट की जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले यहाँ रहा करता था, तो कभी सुल्तान उस्मान की कहानी, जहाँ छोटे दोनों बच्चे इन कहानियों पर हैरान होते हैं। वहीं बड़ा बच्चा जो कि 7.5 साल का है, हाजी से काउंटर क्वेश्चंस करता है। उसकी बातें उसकी उम्र से कई बड़ी हैं, क्योंकि शक्ल सूरत में वो दूसरे सिबलिंग्स से बदसूरत है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने उसे इतनी जहानत से नवाजा है। इस घर में हर रोज दोपहर में उनकी माँ की कॉल आती है, जो यही बड़ा बच्चा पिक करता है और बताता है कि हाँ, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। नहीं, घर की हालत खराब नहीं की। जी हाँ, हम टेलीविजन देख रहे थे। कसम ब खुदा दादा जान ने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। आज से 2 2.5 साल पहले ये पहली बार अपने दादा हाजी हाजी से मिला था। तब तक इसे हाजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना कि इनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी और शहर में रहते थे। वो इनसे मिलने आ रहे थे कि एक एक्सीडेंट में इनकी ग्रैंड मदर चल बसी, और हाजी उसके फौरन बाद हज करने के लिए सऊदी अरेबिया चला गया।
اور وہاں سے واپس آ کر یہ اسے ایئرپورٹ سے لینے گئے. اس کے بعد سے حاجی ان کے ساتھ رہنے لگا. خیر اس ڈیلی روٹین میں روزانہ شام 5:30 بجے کوڑا اٹھانے والی گاڑی باہر گارڈن کے پاس سے کوڑا اٹھا کر لے جاتی ہے. Now the story moves toward flat number 7 جو کہ میرا فلیٹ ہے, یعنی نیریٹر کا, یعنی وہ پرسن جو کہ ناول کا پارٹ بھی ہے اور ناول نیریٹ بھی کر رہا ہے. میں بغیر کسی الارم کے آج صبح اٹھا تو میرا سر تکیے سے پھسل کر نیچے آ چکا تھا. میری گردن مڑ چکی تھی اور جسم میں درد تھا. میں ٹراؤزر اتارنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ خیال آیا ایتھل اکثر کہا کرتی ہے کہ ایک آدمی بغیر پینٹس کے صرف شوز میں کسی ننگے سیب سے زیادہ کچھ نہیں لگتا. خیر شکر ہے کہ میں جب آج صبح اٹھا تو میں اکیلا تھا, جیسا کہ لاسٹ 66 ڈیز سے اٹھتا آ رہا ہوں. مجھے 2 ماہ اور 5 دن ہوئے ہیں اس گھر میں شفٹ ہوئے. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائیورس کے بعد ایک شخص گھر رکھ لیتا ہے جبکہ دوسرا گھر کا سامان لے کر ساتھ نکلتا ہے نئے گھر کی تلاش میں. بس میں بھی جلد بازی میں یہاں آ گیا, ورنہ اس رقم میں اس سے کہیں زیادہ اچھا گھر کرائے پر لے سکتا تھا. میں نے سامان رکھنے والوں سے کہا بھی تھا کہ میری مرضی کے مطابق چیزیں رکھیں, مگر انہوں نے اپنی ہی مرضی کی ہے. خیر زیادہ تر سامان ویسے ہی باکسز میں پیک پڑا ہے جیسے میں لایا تھا. میں تو بیڈ پر بھی نہیں سوتا بلکہ اسی کاؤچ پر سونا پسند کرتا ہوں. آلدو یہ میرا باڈی پوسچر خراب کر دیتا ہے اور جسم میں درد کرنے لگتا ہے, مگر یہاں سے سامنے لگا ٹیلی ویژن صحیح دکھائی دیتا ہے. 10 دن بعد جب ایتھل یہ دیکھنے آئی ہے کہ گھر کی کیا حالت ہے تو وہ حیران ہے کہ سب کچھ ویسا ہی پڑا ہے جیسا وہ چھوڑ گئی تھی. ایتھل دراصل ایک ارسٹوکریٹ اور ایک اچھی دوست ہے. وہ ایک جیو یعنی یہودی ہے اور ایک ٹیمپل ہاؤس کی مالکن بھی جو ایک شاندار ولا میں رہتی ہے. I call her Ethel the Cunt. Cunt ایک ولگر سلینگ ہے جو ایتھل کے کریکٹر کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ پیار کی بھوکی ہے. خیر ایتھل نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم نے گھر کو ایسے ہی ٹریٹ کر رکھا ہے جیسے اپنی ایکس وائف کو, اور اللہ معاف کرے یہ بھی تم سے ویسے ہی چھین لیا جائے گا جیسے کہ تمہاری وائف. ایتھل کی زبان کافی لمبی ہے. خیر ایتھل از ایتھل, جیسا کہ کچھ چیزیں سمپلی وہی رہتی ہیں جو وہ ہوتی ہیں. ہاں ایک اور بات, لاسٹ نائٹ میں نے شراب پی لی تھی. I was totally drunk. اور میں مزے کی بات بتاؤں, شراب پی کر کسی کو کال کرنا شراب پی کر گاڑی چلانے سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں نے رات اپنی ایکس وائف اوشین کو کال کر دی. خیر مجھے لگتا ہے کہ رات ہماری بات نہیں ہوئی کیونکہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں. اف یہ گھر کے باہر سے آنے والی گاربیج کی سمیل کا کیا کروں. 3.5 years کی اس میرج میں ایشن نے میری ہر بات کا جواب نو تھینکس میں ہی دیا, یہ مجھے یاد ہے. The story shifts towards the flat number 8 جہاں بلو مسٹریس پارلر کے بعد کچھ شاپنگ کر کے گھر آئی ہے. آج وہ اولیو آئل مرچنٹ اس کے ہاں آنے والا ہے. وہ گرین کلر کا ڈریس پہنتی ہے اور تیار ہو کر سارے گھر کو فریگرنس سے مہکا دیتی ہے. اولیو آئل مرچنٹ نہیں جانتا کہ وہ پیسہ اس طرح سے کیوں اڑاتی ہے, اس لیے اس نے اس کی پاکٹ منی کم کر دی ہے. خیر بلو مسٹریس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ فلیٹ بھی اسے اسی آدمی اسی اولیو آئل مرچنٹ نے رینٹ آؤٹ کر کے دیا ہے. ڈے اینڈ پر بلو مسٹریس کو ایک ٹیکسٹ میسج ریسیو ہوتا ہے, گڈ نائٹ, مطلب وہ یہاں نہیں آ رہا. اگین فلیٹ نمبر 7. میں بالکنی میں گیا اور میں نے سگریٹ لگائی. یہ اس گھر کی واحد جگہ ہے جو مجھے پسند ہے. اف ایک تو یہاں ہر جگہ کیڑے مکوڑے پھیلے ہوئے ہیں. ہاں تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے اپنی شادی سے ایک رات پہلے ایتھل کو برہنہ یعنی کپڑوں کے بغیر بستر پر لیٹے دیکھا تھا. وہ جتنی امیر ہے اتنی ہی بدصورت بھی. خیر وہ اس پیسے سے اچھی پلاسٹک سرجری کروا سکتی ہے اور بیوٹی پروڈکٹس خرید سکتی ہے. میں نے ابھی ایک اور سگریٹ لگایا ہی تھا کہ میری نظر ایک سکنی عورت پر پڑی جو سامنے گارڈن کی دیوار کے ساتھ کچرا پھینک رہی تھی اور غائب ہو گئی, اور نیچے کے اپارٹمنٹ میں سے شدید غصے کی آوازیں آنے لگی. یہ جگہ اف میں تو تنگ آ گیا ہوں, کہاں پھنس کر رہ گیا ہوں. The story moves toward flat number 6 جہاں میٹن اور اس کی رشین وائف his wife نیدا رہتے ہیں. his wife نیدا ایک ٹی وی اوپرا یعنی ایک سوپ دیکھ رہی ہے. دی اولینڈر آف پیشن. اوپرا کہتے ہیں کسی ایسے ڈراما کو جو میوزک کے ذریعے پریزنٹ کیا گیا ہو. بتایا گیا ہے کہ ہز وائف نادیا نے اپنے ہسبینڈ کو
एक बार एक औरत के साथ अपार्टमेंट में देख लिया और उस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर उसे पता चला कि ये एक टीवी सोप द ओलेंडर ऑफ पैशन में वॉइस आर्टिस्ट है, ठीक वैसे ही जैसे इसका हस्बैंड एक वॉइस आर्टिस्ट है। बस उस क्यूरोसिटी में उसने ये सोप देखना शुरू कर दिया और न जाने कब इस सोप की फैन हो गई कि अब देखते वक्त उसे और कोई काम करना पसंद नहीं, ना वो कर सकती है। नॉवल में प्रोफेसर कैंडिल स्काई का जिक्र किया गया है, जिनके पास इस वाइफ नादिया लेबोरेटरी में जॉब किया करती थी जब वो रशिया में थी। इसकी एक आंट रशिया में रहती है जिसे वो लेटर्स लिखकर डिफरेंट खानों के बारे में डिस्कशन करती रहती है और अब वो ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड को उसकी माजी की गलतियों के लिए माफ कर चुकी है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट अपने हस्बैंड से ब्लाइंड लव करती है। द स्टोरी शिफ्ट्स टुवर्ड फ्लैट नंबर 2 जहां सिदार अपने कुत्ते गाबा के साथ रहता है। ये सैट बर्नार्ड ब्रीड डॉग है जो बजाय बहुत अजीब है। सिदार अपने एनाटॉमी के एग्जाम देकर घर आया है और एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं रहा। सिदार 13 साल की उम्र में इस्तांबुल में शिफ्ट हुआ था और इस घर में सिदार एंड गाबा के अलावा बाकी तमाम अशिया भी अकेली रहती हैं, लाइक एक बेड, एक सोफा, एक टेबल, एक लैंप। यहाँ ना तो बाहर का शोर आता है ना ही सूरज की रोशनी, इसलिए ये अपार्टमेंट हमेशा ठंडा रहता है। मगर एक चीज जो यहाँ तक आती है वो है गार्बेज की स्मेल। एक्चुअली जब ये बॉन पैलेस बनाया गया था तब ये फ्लैट नंबर 2 एज अ स्टोर रूम यूज करने की नीयत से बनाया गया था। सिदार के बेडरूम में से गुजरने वाले गंदे पानी के पाइप की वजह से वो इतना तंग और गुस्से में है कि मर जाना चाहता है। फ्लैट नंबर 9 जहां हाइजीन टाइजन अपनी बेटी सू के साथ रहती है। उसका नाम मैगी सू है, जबकि क्लास की कुछ लड़कियां उसे लाइस सू बुलाती हैं। इसकी वजह यह है कि उसे लाइस यानी जुए हो रखी हैं। यहाँ तक कि स्कूल से एक लेटर आ जाता है कि जब तक लाइस खत्म न हो जाए सू को स्कूल मत भेजें। इसकी माँ हाइजीन एक सफाई शनास औरत है और हर वक्त सफाई के वहम में रहती है, मगर परेशान है कि उसे हर सुबह गंदगी की स्मेल में आंख खोलना पड़ती है। उसे अफसोस है कि ना उसने घर वालों से छुपकर शादी की होती, ना उसे छुपकर यहाँ इस गंदगी के ढेर में रहना पड़ता। मैं तो अपने फ्लैट नंबर 7 में बग्स यानी कीड़ों को देखकर अक्सर सोचा करता हूँ कि शायद ये मेरे बाप की कोई कर्स है जो मेरा पीछा कर रही है। फ्लैट नंबर 10 में मौजूद मैडम आंटी ने अपने हाथों में मौजूद तमाम बैग्स खाली किए और अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर सामने मगर दूर नजर आने वाली पहाड़ियों को देखने लगी। उन्हें लगता है कि सारा कचरा जो हम शहर से बाहर फेंक आते हैं वो हवा, पानी और परिंदों के जरिए वापस इस्तांबुल आ जाता है। खैर, मैं और इथल बार में गए, जहां से वापसी पर हमने बोन पैलेस के सामने वाले गार्डन की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा, अंडर दिस वॉल लाइज द होली सैंड, डोंट डंप योर गार्बेज हियर। और हैरान कुन बात यह थी कि वहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। हाँ, मगर वो कूड़ा बाज औकात वहां से गायब हो जाता था, जैसे कोई मिसिंग हो जाता है। खैर, मरियम का मानना है कि अगर वहां कोई सेंट सच में मदफन है तो बस उससे दुआ है कि उसके बेटे मोहम्मद को लाइफ में करेज यानी हौसला दे, हिम्मत दे। सिलाल और सिमाल हेयर ड्रेसर भी जानना चाहते हैं कि अब ये सडन से इस दीवार के नीचे सेंट कहां से आ गया है। यहाँ तक कि सिबाल ने सारी बिल्डिंग के रेजिडेंट्स मतलब रिहायशों को इकट्ठा करके एक स्पीच की जिसमें उसने कहा क्योंकि अब हमारे गार्डन में एक सेंट मौजूद है इसलिए आप सबको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस दीवार की तरफ पाँव करके मत सोएं, अपने फ्लैट्स में नेकेड मत घूमें, कोई भी इन हदूद में अपने बाल ना काटे, किसी जानवर को गार्डन की हदूद में दाखिल ना होने दिया जाए वगैरह वगैरह। इसके बाद ब्लू मिस्ट्रेस ने अपने फ्लैट में कीड़े मार स्प्रे करवाया और वो कुछ देर के लिए मेरे फ्लैट में आ गई। मैंने उससे कहा कि इस इंसिडेंट में मैं तो बग्स का शुक्रगुजार हूँ, कीड़ों का शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो ना होते तो आप यहाँ तशरीफ ना लाती। शी लाफ्ड एट दिस। नेक्स्ट सीन में मैडम आंटी दिखाई देती है सी शोर मतलब साहिल समंदर पर। वो अशिया चुनती या इकट्ठा करती हुई जो समंदर अपने साथ बहा कर लाया है। यहाँ वर्ड सी शोर से मुझे टंग ट्विस्टर याद आ रहा है, मुझे मतलब अली नकी को, नॉट टू द नैरेटर। वो कहा जाता है कि she sells seashells on the seashore, but the seashells that she sells on the seashore aren't the real seashores. फिर जुबान भी लड़खड़ा रही है। इसको एलिट्रेशन भी कहते हैं।
खैर ये सब फिर किसी टाइम लिटरेरी डिवाइसेस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बैक टू द स्टोरी। एक रोज सू घर में बोरियत का शिकार होती है और सोचती है कि क्यों ना अपने किसी नेबर्स के घर से हो आए। जब वो मैडम आंटी के फ्लैट पर दस्तक देती है तो मैडम आंटी अपने बैग्स खाली कर रही होती है। बैग सुनते ही वो वापस से कुछ चीजें बैग्स में डालने लगती है और उन्हें एक रूम में लॉक करके दरवाजा खोलने आती है। मैरियम के अलावा कभी कोई इनके फ्लैट में नहीं आया, यहाँ तक कि इनका सगा भाई भी नहीं जो कहीं दूर रहता है। ये यहाँ अकेली रहती हैं। अंदर आने के बाद सू मैडम आंटी से कहती है कि आपके फ्लैट से स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही है और सू सारे फ्लैट का जायजा लेने लगती है। खैर मैडम आंटी ने उसे दूध का गिलास दिया और सू चली गई। इस शाम जब मैं काम से वापस आया तो ब्लू मिस्ट्रेस अभी तक मेरे फ्लैट पर थी। उसने हमारे लिए पास्ता तैयार किया। इतने में सू भी वहां आ गई जो दरअसल मुझसे वीकेंड होमवर्क लेने आई थी। ब्लू मिस्ट्रेस ने मुझसे कहा कि सू को देखकर लगता है मैं अकेली नहीं जो तुम जैसे हैंडसम इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती हूँ। मैंने उसे समझाया that don't talk nonsense, Sue is just a child. She answered कि बच्चे भी तो मोहब्बत कर सकते हैं ना, क्या तुमने चाइल्डहुड में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? इन बातों से मैं ऑकवर्ड फील कर रहा था, सो मैंने बात चेंज कर दी। एक रोज सू दोबारा से मैडम आंटी के यहाँ गई। जब मैडम आंटी उसके लिए कॉफी बना रही थी, सू ने घर के हॉल का दरवाजा देख लिया खुला और उसकी तरफ चल दी। जब तक मैडम आंटी वहां पहुंची, सू हॉल के आखिरी कॉर्नर तक पहुंच चुकी थी और उसका सवाल था कि ये तमाम अशिया, इतना कुछ, क्या ये आपका है? मैडम आंटी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत, बाकी कुछ दूसरे लोगों का है जिन्होंने मेरे पास अमानत रखा है। कॉफी पीते वक्त भी सू का ध्यान उधर ही रहा क्योंकि यहाँ हर तरह हर रंग की चीज मौजूद थी। उसने सवाल किया कि अगर बॉयज ये सब देख लें तो वो तो इसे कचरा ही समझेंगे। मैडम आंटी ने जवाब दिया कि ना तो बॉयज ना ही कोई और इस जगह के बारे में जानने पाए, ख्याल रखना। इतने में सडन एक ख्याल सू के माइंड में आया और वो बोली, अच्छा तो यही वजह है कि बॉन्ड बॉन्ड पैलेस से इतनी स्मेल आती है। अलबत्ता इस इंसिडेंट के बाद बीइंग माय स्टूडेंट सू ने मुझसे प्रॉमिस ले लिया और प्रॉमिस लेकर सारा सीक्रेट मुझसे शेयर कर दिया, जिस पर मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ ब्लू मिस्ट्रेस रोती हुई मेरे फ्लैट पर आई और उसने बताया कि उसके ऑलिव ऑयल मर्चेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। विद इन शॉर्ट टाइम स्पैन मैडम आंटी की कचरे वाली बात बिल्डिंग में फैल गई। नाउ वी विल रीस्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, जहां पर इनजस्टिस प्योर तुर्क मेरी फर्स्ट के बाद आज दूसरी दफा फ्लैट नंबर 10 में कीड़े मार स्प्रे करने आया है, मगर डोर लॉक्ड है। मैडम आंटी का कहना है कि किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देंगी, जबकि यहाँ मीडिया भी मौजूद है जो इस औरत का इंटरव्यू करना चाहता है। दरअसल मैडम आंटी इस कदर आइसोलेशन और तन्हाई का शिकार थी कि वह दूसरों का कचरा उठाकर उन्हें अपने घर ले आती और उस कचरे में से मिलने वाली अशिया की मदद से सबकी लाइव्स के बारे में, सबकी जिंदगियों के बारे में जासूसी कर रही थी, डेटा कलेक्ट कर रही थी, महज उन सब के बारे में बेहतर जानने के लिए। सिद्धार्थ सोच रहा है कि वो इस स्मेल की वजह से मरने तक की बातें करता रहा है, मगर इस औरत को एक बार भी मौत का ख्याल नहीं आया जिसके अपार्टमेंट में कचरा पड़ा था। मालूम करने पर पता चला कि गार्डन की दीवार पर वो सेंट वाले अल्फाज वो एक गार्ड ने लिखे थे। थोड़े ही दिनों में इस तरह की बहुत सी तहरीरें इस्तांबुल शहर की मुख्तलिफ दीवारों पर देखने को मिली, जिनमें से कई तो इथल और मैंने कैप्चर की या फिर उन्हें नोट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, he who dumps garbage here is son of a bitch. She who dumps garbage here is a whore. He who far away from being a human will dump garbage here. और ऐसी बहुत सारी लाइंस। मेरा एक कलीग जिसे मैं ये सारी स्टोरी बता रहा था, उसने मुझसे पूछा व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मैंने जवाब दिया देयर इज नो नेक्स्ट। हम सिर्फ ये गार्बेज राइटिंग्स, ये लाइंस इकट्ठी कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल। गाइस, यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लेकर सिर्फ इतना मेंशन करना चाहता हूँ कि अब जो लाइंस मैं बोलने जा रहा हूँ ये स्टोरी का पार्ट भी है जो कि नैरेटर बयान कर रहा है, इसी के साथ साथ इस नॉवल का कंक्लूजन भी है, और आप इन लाइंस में से एज अ कोट कोई भी लाइन उठा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं बाकी नॉवल में भी काफी कोट्स यूज कर चुका हूँ बिकॉज इट्स ओरिजिनल टेक्स्ट। ट्रूथ इज हॉरिजॉन्टल लाइन। आया कोई कॉरिडोर हो, हॉस्पिटल वार्ड, किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट्स,
They all are horizontal. ऐसी जगहों पर आपके नेबर्स नेक्स्ट टू योर डोर होते हैं. ऐसी जगहों पर आप अपनी जड़ें नहीं फैला सकते. On the other hand, lies are vertical. For example, an apartment building. फ्लैट के ऊपर फ्लैट, यहाँ आप अपनी जड़ें भी फैला सकते हैं और शाखें भी. बोनबोन पैलेस, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जो कि माजी के 2 कब्रिस्तानों के ऊपर बना दी गई थी. A vertical line. It is my lie. ये मेरा झूठ है, क्योंकि मैं किसी फ्लैट में से नहीं बल्कि एक प्रिजन, एक जेल में से ये सब बयान कर रहा हूं. मैं जब से यहाँ आया हूं, एक दिन भी इनजस्टिस प्योरतूट के बारे में सोचे बगैर नहीं गुजरा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बग्स. अगर आपको यकीन नहीं तो मेरे साथ आकर कुछ वक्त गुजारें. मुझे 1 साल और 2 महीनों के लिए यहाँ रहना है, out of which I have already spent 66 days. Life is absurd. आप पूरी जिंदगी एक ही सवाल का जवाब तलाश करने में गुजार सकते हैं. What will happen to whom and when? So guys, if you like my work, share it with your fellows and goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.